हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन। चलो, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर, दैट इज लेक्चर नंबर 4। तो आप सबने लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 देख लिया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर सकता है। बाकी आज के लेक्चर में आज हम क्या पढ़ेंगे ये हम देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या पढ़ी थी? नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी। तो क्या आप लोगों को नर्स्ट इक्वेशन समझ आई? क्या आप सबने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बैक क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस किए हैं? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मुझसे डिस्कस करें, आप मुझे बता सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले क्या हम लेक्चर नंबर 3 का एक रिवीजन कर सकते हैं? तो रिवीजन में हम देखेंगे, आपने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी। आपने क्या पढ़ी थी? नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या थी? क्या आप लोगों को याद है? नर्स्ट इक्वेशन में क्या था? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। हमने ये इक्वेशन तब पढ़ी थी जब आपको क्वेश्चंस में सॉल्व करने में इजीली आप यही इक्वेशन यूज करेंगे। इससे पहले आपने क्या इक्वेशन पढ़ी थी? उसी इक्वेशन से ये इक्वेशन आई थी। क्या थी वो? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q। क्या हमने यही नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी? तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हमने नर्स्ट इक्वेशन क्यों पढ़ी थी? क्योंकि जो हम अभी तक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें क्या था कि आपका जो टेम्परेचर है, प्रेशर है और जो कंसंट्रेशन है वो सब मेंटेन था। जैसे कंसंट्रेशन है तो वो 1 मोलर ही लेना है, अगर आपका प्रेशर है तो 1 बार या फिर 1 ATM ही लेना है, और अगर टेम्परेचर है तो 298 केल्विन लेना है। बट अगर टेम्परेचर में, प्रेशर में या फिर कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंज आता है तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन थी जिसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते थे। ये क्या था? EMF ऑफ द सेल, और ये क्या था? स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल आप वैसे ही सेम कैलकुलेट करेंगे जैसे कि आपने पहले किया था। पहले आपने कैसे किया था? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये एक बेस्ट मेथड है, एक बेस्ट फॉर्मूला है जिससे कि आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अदरवाइज इसके और भी आप इन्हीं इक्वेशन से बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। बट हम तो एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, बेसिक फॉर्मूला याद रखेंगे, जिससे कि आपके सारे इक्वेशंस हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने एक बात ये भी पढ़ी थी, फिर हमने क्या बात पढ़ी थी? एक हमने ये पढ़ी थी कि जो एट इक्विलिब्रियम पे कंडीशन क्या होगी। इक्विलिब्रियम पे हमने पढ़ा था कि जो ई सेल होगा वो 0 हो जाएगा। अगर आपका ई सेल 0 है तो क्यू किसके बराबर होगा? के के बराबर होगा। तो आपने पढ़ा था फिर इसमें जो ई सेल आपका 0 अगर हो जाता है तो आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाती है? ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के। ये आपका इक्विलिब्रियम पे फॉर्मूला आ जाता है। क्या सबको ये फॉर्मूला याद आ रहा है? क्या सबको ये फॉर्मूला याद आया या नहीं आया? जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। उसके बाद आपने देखा था कि इक्विलिब्रियम पे जो डेल्टा जी होता है वो भी 0 होता है, और ई सेल भी 0 होता है, और जो क्यू होता है वो के बराबर होता है। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये कब होता है? एट इक्विलिब्रियम होता है। तो अगर हमें इन दोनों के बीच में, अगर हमें किन दोनों के बीच में, अगर हमें डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल के बीच में रिलेशन निकालना है तो हमने क्या फॉर्मूला निकाला था? हमने निकाला था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट सेल। क्या हमने इसका यही रिलेशन में फॉर्मूला निकाला था? क्या सबको ये वाला फॉर्मूला याद है या नहीं? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम नर्स्ट इक्वेशन की हमने एप्लीकेशंस पढ़ी थी। तो पहली एप्लीकेशन तो यही थी इक्विलिब्रियम वाली, और दूसरी इक्वेशन क्या थी? pH वाली थी। तो उसमें क्या पढ़ा था हमने? जो ई सेल होगा वो ई नॉट सेल प्लस 0.0591 pH के बराबर होगा। ये हमने पढ़ा था। क्या सबको इतने में कोई दिक्कत थी? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी भी मुझे बता सकता है और डिस्कस कर सकता है। फटाफट से मुझे बताइए, क्या सबको लेक्चर नंबर 3 का ये सब याद आया?
आपको बस नर्स्ट इक्वेशन में ये याद रखनी है कि अगर हम नर्स्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम फॉर्म पे लगा रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम लगा रहे हैं, तो आपको ई सेल जीरो करना है। और अगर आप इन दोनों के बीच का रिलेशन लगा रहे हैं तो ये वाली जो आपका फॉर्मूला है ये किस पे, इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, डेट इज इलेक्ट्रोलिसिस। चलो देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में क्या पढ़ना है हमें। अब इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, हम इलेक्ट्रोलिसिस क्यों पढ़ रहे हैं, चलो तो देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। लिखेंगे पहले, द केमिकल डिकम्पोजिशन, द केमिकल decomposition, the chemical decomposition of an electrolyte the chemical decomposition of electrolyte with the help of electricity with the help of electricity। क्या है, जल्दी से लिखेंगे, द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड फ्रॉम बैटरी। क्या सबने ये नोट किया? उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, पहले पॉइंट लिख लेते हैं उसके बाद समझेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। इलेक्ट्रोलाइट may be in aqueous solution form or in molten state। तो क्या सबको ये समझ आया? अब हमने जब पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़े थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमने टू टाइप्स के पढ़े थे, एक तो गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो खुद से होती हैं, उसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो उसके लिए ई सेल को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्या ये सब चीज़ें आपको याद हैं या नहीं? अगर नहीं है तो अब सुन लीजिए और एक बार पीछे कॉपी पलट के रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, नॉट अ बिग डील। उसके बाद हमने पढ़ा था नेक्स्ट कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल मैंने आपको बोला था कि पहले हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस मतलब कि जो खुद से ना हो रही हो, जिसे बाहर से एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत हो। तो एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत है, दैट मीन्स हम उसको बैटरी के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ही एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन होता है, और किसकी हेल्प से होता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, बैटरी से मिलती है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का केमिकल डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से सप्लाइड फ्रॉम बैटरी, जो कि किसने दी हो, बैटरी ने दी। इलेक्ट्रोलाइट में भी इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म और इन मोल्टन स्टेट, वो एक ऐसी स्टेट में होना चाहिए या फिर एक ऐसी फॉर्म में होना चाहिए जिसमें वो उसके आयंस इजिली ब्रेक डाउन हो जाए। तो आप ये लोग नोट करेंगे, आप सब ये लोग नोट करेंगे। क्या आगे बढ़ सकते हैं? अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमें सबसे पहले क्या बात याद रखनी थी कि इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अकर्स। उसके लिए आपका डेल्टा जी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अभी हमने डेल्टा जी और ई के बीच में एक फॉर्मूला पढ़ा है जो कि क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, इसको भी नॉट बोल देते हैं। तो इसमें क्या था कि जो आपका
अगर हम चाहते हैं कि डेल्टा जी आपका पॉजिटिव रहे तो ई सेल क्या होना चाहिए, आपका नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो ये जो नेगेटिव है और ये जो नेगेटिव है मिलके पॉजिटिव बनाएंगे। तो डेल्टा जी पॉजिटिव कब होगा, जब आपका जो ई सेल है वो नेगेटिव होगा। क्या इतनी बात समझ आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ई सेल नेगेटिव होना चाहिए, जब भी आपका डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तभी वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाई जाएगी। और जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल में आपका ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए, जब भी आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा और तभी आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाई जाएगी। तो क्या आपको ये साइन याद हुए? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, एक आपने बीकर लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई और ये किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ क्या आ गया, बैटरी से नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें क्या ले लिया, मोल्टन NaCl ले लिया। क्या ले लिया मैंने इसमें, मोल्टन NaCl। तो मोल्टन NaCl मतलब वो अपने आयंस में टूटा हुआ होगा। क्या सबको ये समझ आ रहा है? एक मैंने बीकर लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, एनोड और कैथोड, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो पॉजिटिव साइड वाली पॉजिटिव कर रही है इलेक्ट्रोड को, नेगेटिव साइड वाली नेगेटिव कर रही है इलेक्ट्रोड को। उसके बाद क्या हुआ, मैंने इसके अंदर जो सॉल्यूशन लिया था वो क्या है, मोल्टन NaCl है। मोल्टन NaCl है मतलब कि वो Na+ और Cl- आयंस में अपने ब्रेकडाउन होगा। अब उसके बाद क्या होगा, जो Na+ आयन है, जो आपके Na+ आयन है वो कहाँ जाएंगे, वो नेगेटिवली चार्ज रॉड पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, Na+ आयन नेगेटिवली चार्ज रॉड पे जाएंगे। और जो Cl- आयंस है वो किस पे जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज रॉड पे जाएंगे। अब जो ये नेगेटिवली चार्ज रॉड पे जा रहे हैं और पॉजिटिवली चार्ज रॉड पे जा रहे हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें से कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है? जल्दी से मुझे बताएंगे इसमें कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि Cl- और Na+ में से किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो हमें एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर है, चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, चाहे गैल्वेनिक सेल हो या इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होना है। तो ऑक्सीडेशन आप मुझे बताएंगे Cl- का होगा या Na+ का होगा? ऑफ कोर्स Cl- का ही होगा। तो Cl- का ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा यहाँ से, Cl- का ऑक्सीडेशन होगा। और रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन किस और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब कैथोड पर रिडक्शन होगा तो आप मुझे फटाफट से बताएंगे Cl- और Na+ में से रिडक्शन किसका होगा, Na+ का होगा। तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकती हूँ, मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्टली ही बैलेंस्ड करके लिख दिया, ठीक है। अब कैथोड पर रिडक्शन होता है तो रिडक्शन किसका होगा, एनो उसका Na+ का ही होगा। और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, यही आपको मान के चलनी है। चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, एनोड का ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पर रिडक्शन ही होगा। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, Cl- का होगा। कैथोड पर रिडक्शन किसका होगा, Na+ का होगा। क्या इतनी बात समझ आई? तो क्या हम अब इस चीज से पता कर सकते हैं कि एनोड इसमें से पॉजिटिवली चार्ज एनोड है या नेगेटिवली चार्ज एनोड है? जल्दी से मुझे बताएंगे एनोड कौन सी है इसमें से। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl- किस पे जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड पे। तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड। और कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज रॉड। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ आई या नहीं, जल्दी से बताएंगे कि एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड, कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज रॉड। ठीक, क्या सबका ये कॉपी हो गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं?
अब चलो नोट बना के एक बात हम लोग लिख लेते हैं, जिससे कि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात, और जबकि ये मैं डिफरेंस ऑलरेडी पहले लेक्चर में आपको लिखवा चुकी हूँ, बट फिर भी आप इसको दोबारा लिख लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। इसकी वजह से जो आपका डेल्टा जी होता है वो पॉजिटिव होता है, और ई सेल आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इसमें जो एनोड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो कैथोड होता है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या इतनी बात समझ आई कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है, डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, ई सेल नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या इतनी बात समझ आई? अगर हम चाहते हैं कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाए, फॉरवर्ड की तरफ मूव करे, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, जो आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे वो कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए या फिर मोर देन 1 वोल्ट होना चाहिए। तो फटाफट से ये पॉइंट नोट करेंगे। लिखेंगे टू मूव दिस non-spontaneous reaction forward, we have to apply a potential difference greater than or equal to 1 वोल्ट। क्या ये बात समझ आई? To move this non-spontaneous reaction forward, we have to apply a potential difference of more than or equal to 1 वोल्ट from battery. क्या ये बात समझ आई? और गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। कैसी होती हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। बाकी इसमें हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और जो गैल्वेनिक सेल होता है वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो सारे पॉइंट्स आप लेक्चर 1 में मैंने पढ़ाए थे, आप एक बार देख लेना, मैंने एग्जाम्पल्स भी बताए थे। ठीक है, इसमें यहाँ पर मैं बहुत मेन पॉइंट लिखवा देती हूँ जिससे आप लोग कंफ्यूज होते हैं। डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो, और ई सेल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें जो एनोड है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड। और जो कैथोड है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्या इतनी बात समझ आई? फटाफट से ये सब नोट करेंगे, उसके बाद बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर।
क्या आप लोगों का ये कॉपी हो गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं? जनरल रूल्स फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता क्या है। ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है ये होता क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या करता है? ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था प्लैटिनम या फिर कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में। कार्बन किसकी फॉर्म में? ग्रेफाइट की फॉर्म में। क्या हमने यही पढ़ा था? जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है वो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है इसके एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़े थे प्लैटिनम और कार्बन ग्रेफाइट। और मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन सा है? प्लैटिनम है। उसके बाद मैंने आपको एक्टिव इलेक्ट्रोड्स बताए थे। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इतने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जनरल रूल्स फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोलिसिस हमें करना है तो एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, कैथोड पर कौन सा मेजरली प्रोडक्ट बनेगा, ये हम अभी सीखेंगे। लिखेंगे पहला पॉइंट, रिडक्शन टेंडेंसी ऑफ केटायंस। इसका क्या सीक्वेंस होता है? अदर्स H2O, अदर्स H2O और ग्रुप 1, 2 एंड 13। ठीक है, पहले रूल्स लिख लेंगे उसके बाद हम समझेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है। ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ऑफ एनायंस। ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ऑफ एनायंस में हम क्या पढ़ते हैं? इसका सबसे पहले सीक्वेंस ही लिख लेंगे। I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, H2O, अदर्स। क्या सबने ये नोट किया? पहले नोट करेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये समझेंगे कि ये मैंने क्या लिखा है। रिडक्शन टेंडेंसी ऑफ केटाइंस, अदर्स H2O ग्रुप 1, 2, 3 एंड 13। ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ऑफ एनायंस I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, H2 एंड अदर्स। जल्दी से ये नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ एनोड इज मेड ऑफ अ reactive metal, if anode is made of a reactive metal, then during electrolysis इफ एनोड इज मेड ऑफ अ रिएक्टिव मेटल, अगर जो आपका एनोड है वो रिएक्टिव मेटल का बना है, देन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे क्या होगा, दैट मेटल itself
gets oxidized, that metal gets itself gets oxidized not the ions from the solution. क्या सबने ये नोट किया? क्या सबका ये नोट हो गया? तो इस पॉइंट को एक बार पढ़ लेते हैं. इफ एनोड इज मेड ऑफ अ रिएक्टिव मेटल, अगर आपका एनोड जो है वो रिएक्टिव मेटल का बना है, देन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पर क्या होगा, उसी मेटल का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, ना कि किसी और का. ठीक है. अगर सॉल्यूशन में कोई और भी उसकी जगह पर मेटल प्रेजेंट है और हमें लगता है कि इसका होना चाहिए, बट उस टाइम पे आपको सारी ट्रिक भूल जानी है. जो मैं ट्रिक बताऊंगी सारी भूल कर आपको क्या करना है, आपको उसी मेटल का ऑक्सीडेशन कर देना है एनोड पर, और कैथोड पर सेम वही केस रहेगा जो हम पढ़ेंगे. ठीक है. बाकी अगर अभी आप आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्वेश्चन से आगे और अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है. फटाफट से नोट करेंगे. अगर सबका ये कॉपी हो गया है तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ सकते हैं. अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का क्या मतलब है कि जो बीकर है, बीकर में सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा और वाटर का ही रिडक्शन होगा. तो देखेंगे कि वाटर का ऑक्सीडेशन कैसे होगा और वाटर का रिडक्शन कैसे होगा. कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन. एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन. चलो, तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन. पानी का क्या होगा, रिडक्शन. जब हम पानी का रिडक्शन करते हैं तो क्या मिलती है हमें, H2 गैस. अब क्या हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जितना यहाँ पर O बचे उतने ही यहाँ पर OH माइनस ऐड हो जाएंगे. तो अगर आप OH माइनस ऐड करोगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, फिर एक OH माइनस ऐड करोगे तो यहाँ क्या हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन. तो हम रिएक्शन को पहले से ही बैलेंस करके लिख देते हैं. क्या ये रिएक्शन अब बैलेंस है. 2H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 plus 2 OH माइनस. तो आपको पानी के रिडक्शन पे क्या मिला, तो आपको पानी के रिडक्शन पे क्या मिला, H2 मिला. अब पानी के रिडक्शन पे आपको क्या मिली, H2 गैस मिली. तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब पानी का रिडक्शन होगा तो आपको H2 गैस मिलेगी. उसके बाद जब आप पानी का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, पानी के ऑक्सीडेशन पे क्या मिलता है, O2 गैस मिलती है. अब O2 गैस मिलती है, यहाँ पर O2 है, यहाँ एक ऑक्सीजन, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. तो क्या ये बैलेंस इक्वेशन मैंने लिख दी. एनोड पर जब ऑक्सीडेशन होगा तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगी. और जब कैथोड पर रिडक्शन हो रहा था तो आपको क्या मिल रही थी, H2 गैस मिल रही थी. क्या इतनी बात समझ आई. अगर ये बात आप लोगों को समझ आ गई हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं. So, 1 molecule of H2O, 1 molecule अब एक पानी के, अब यहाँ पर तो 2 पानी के मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, 2 मॉलिक्यूल पानी की. यहाँ पर भी हमने रिएक्शन बैलेंस करने के लिए कितने मॉलिक्यूल पानी लिया, 2 मॉलिक्यूल पानी लिया. अगर हम एक मॉलिक्यूल पानी की बात करते हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 इलेक्ट्रॉन गेन कितने हुए, 2/2, दैट मीन्स 1. So 1 molecule of H2 इलेक्ट्रॉन गेन्ड. अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे.
अब टोटल H2O के मॉलिक्यूल्स कितने थे? 2 थे, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया। तो इससे क्या हमें ये पता चल गया कि जो n फैक्टर होगा H2O का ड्यूरिंग द रिडक्शन वो क्या होगा? 1 होगा। अगर हम एक पानी के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो ऐसे ही अगर हम ऑक्सीडेशन के टाइम पे बात करेंगे, सो 1 मॉलिक्यूल of H2O इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कितना होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2 हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल ने O2 गैस बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट किया? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट किया। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट किया? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट किया। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, तो आपका जो n फैक्टर है वो क्या होगा? 2 होगा। और कब होगा? जब हम एक पानी के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अभी ये चीज़ आपको लग रही होंगी मैम ये आप क्या पढ़ा रही हो, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर हम पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जब आप पानी का ऑक्सीडेशन करेंगे, जब आप पानी का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो किस पे होगा? एनोड पर होगा। और जब एनोड पर पानी का ऑक्सीडेशन होगा तो आपको कौन सी गैस मिलेगी? O2 गैस रिलीज होगी। और जब O2 गैस रिलीज होगी तो अगर हम ऑक्सीडेशन के टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन के टाइम पे n फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी? वो 2 होगी। क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे 2 मॉलिक्यूल के वाटर पे जो इलेक्ट्रॉन का आपको लॉस्ट हो रहा था वो 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हो रहा था। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, एक पानी के मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। दैट मीन्स n फैक्टर कितना होगा ऑक्सीडेशन के टाइम पे? 2 होगा। ऐसे ही जब हम रिडक्शन करेंगे पानी का तो आपको कौन सी गैस मिलेगी? H2 गैस मिलेगी। तो उस टाइम पे अभी तक हम और कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। अब जो पानी है यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की बात हो रही है। अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो रिडक्शन के टाइम पे जो n फैक्टर होगा पानी का वो क्या होगा? 1 होगा। क्या ये बात आप लोग याद रख सकते हैं या नहीं? फटाफट से देखेंगे। और इसमें याद रखने वाली भी बात नहीं है, अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आ रही है तो आप आराम से n फैक्टर निकाल सकते हैं। बट अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करनी नहीं आ रही है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे। अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो उसमें एक टॉपिक होगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के टॉपिक में आपको सिखा रखा है कि आप इलेक्ट्रोलिसिस NaCl का 1 मोलर NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस क्या करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तो ये एनसीईआरटी के ही पार्ट है। जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो वहां पर एक टॉपिक होगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। वहां पर 1 मोलर ऑफ NaCl का एक एग्जाम्पल दे रखा है, 1 मोलर NaCl, और वो किस फॉर्म में? एक्वस स्टेट में। तो आप एक्वस स्टेट में मतलब कि एक्वस का मतलब क्या होता है? पानी। एक्वस का मतलब क्या होता है? पानी। अब अगर आप NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जल्दी से मुझे बताएंगे। अगर आप पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे मतलब कि NaCl और पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड पर क्या प्रोडक्ट आएगा और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट आएगा? अब एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ये बात जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपको याद रहेगी। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। चलो इतनी बात तो याद है। और इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में जो एनोड होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जो कैथोड होता है वो कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड।
ये बात भी हमें याद है। अब एनोड पर क्या जाएंगे, एनायंस जाएंगे। एनायंस कौन से, अब इसमें एक तो होगा Cl माइनस का एनायन और एक होगा पानी। ऐसे ही कैथोड पर क्या होगा, एक तो क्या होगा कैटायन होगा Na प्लस और क्या होगा पानी होगा। अब आपको ये बताना है कि इस पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा एनोड पर Cl माइनस और H2O में से किसका ऑक्सीडेशन होगा, मेजरली किसका ऑक्सीडेशन होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वही आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ऐसे ही कैथोड पर Na प्लस और H2O में से किसका रिडक्शन होगा, वही उसका क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होगा। मेजरली कैथोड पर क्या बनेगा और मेजरली एनोड पर क्या बनेगा, ये आप लोग मुझे देख के बताएंगे। अब क्वेश्चन ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसका ऑक्सीडेशन होगा या इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये हमें पता चलेगा अपनी ट्रिक से। तो ट्रिक हमने क्या पढ़ी थी, चलो पीछे चलते हैं। अब हम ट्रिक हमने क्या पढ़ी थी, अगर हम सबसे पहले हमने क्या लिखा है एनोड, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर हम देखेंगे इस वाली ट्रिक में तो अदर्स H2O ग्रुप 1 2 3। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर हम बात कर रहे हैं कैथोड की, तो कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन होता है। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन होता है। तो ये तो कैथोड की बात है, ये कैथोड के लिए ट्रिक है और ये एनोड के लिए ट्रिक है, ठीक है। कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन के लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम Na प्लस का रिडक्शन कर दें या पानी का रिडक्शन कर दें। तो Na जो होगा वो किस में आएगा, ग्रुप 1 में आएगा। जो Na है Na प्लस है वो किस में आएगा, ग्रुप 1 में आएगा। और ग्रुप 1 से पहले प्रायोरिटी किसकी है, पानी की। तो किसका होगा रिडक्शन, किसका होगा रिडक्शन, किसका होगा रिडक्शन होगा आपका पानी का। किसका होगा, पानी का रिडक्शन होगा, ना कि Na प्लस का। चलो अब एनोड का देख लेते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, उस पे क्या था, एक तो पानी था और क्या था उसमें Cl माइनस था। Cl माइनस पहले आ रहा है और पानी बाद में आ रहा है, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा Cl माइनस का। तो क्या ये बात समझ आई, अब हमें पता चल गया ऑक्सीडेशन है वो Cl माइनस का होगा, ना कि पानी का। तो क्या अब यहाँ से हम इसकी हाफ सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। अब एनोड पर जो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कैसे होगा, 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। पहले से हमने इक्वेशन बैलेंस करके लिखी है। उसके बाद कैथोड पर क्या होगा रिडक्शन होगा, किसका होगा पानी का होगा। पानी का रिडक्शन होगा तो पानी के रिडक्शन के टाइम पे आपको क्या मिलती है, H2 गैस मिलती है। क्या मिलती है, H2 गैस मिलती है। ये हो गई आपकी रिएक्शन। तो यहाँ से जब आप सेल रिएक्शन लिखेंगे, जब आप यहाँ से नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या बनेगी आपकी, 2Cl माइनस प्लस 2H2O गिव्स Cl2 गैस प्लस H2 गैस प्लस 2OH माइनस। क्या यही मिलेगा हमें। अब इसमें एक बात और समझने की और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अब जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आए वो आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, ये भी गैस है H2 और Cl2 भी गैस है। तो एनोड पर Cl2 गैस रिलीज हुई, कैथोड पर H2 गैस रिलीज हुई, तो इसको हमने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या हो गए आपके प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या ये पता चल गया कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होंगे, 1 मोलर NaCl के केस में H2 एंड Cl2। Cl2 किस पे बनेगा एनोड पर और H2 कहाँ पर बनेगा कैथोड पर। अगर आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं सेपरेट करके कि एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी, कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी, या फिर आपसे टोटल भी पूछ सकते हैं कि हमें तो बस NaCl का प्रोडक्ट बता दो, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो आप लिख देंगे H2 एंड Cl2। मैथड आपको यही करना है करने का, ठीक है। उसके बाद अब इसमें एक बात और है इंटरेस्टिंग सी, जो मतलब ऐसे समझने के लिए आपके बेसिक मतलब समझ सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपसे MCQ में पूछ लिया जाए कि आपका जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा या नन ऑफ दीज होगा, तो आप मुझे फटाफट से थोड़ा सा दिमाग लगा के बताएंगे कि आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा।
फटाफट से बताएंगे कि आपका सॉल्यूशन कैसा होगा आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोलर एक्वस NaCl आपका सॉल्यूशन कैसा होगा। अब देखो सोचने वाली बात ये है कि आपका जो सॉल्यूशन में बचा, एक तो OH माइनस आयन बचे, ठीक है, आपका सॉल्यूशन में क्या बचा OH माइनस आयन बचे, और क्या बचा Na प्लस बचा, क्योंकि Na प्लस का ना तो ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ, तो Na प्लस बचा और OH माइनस आयन बचा, तो ये मिलके क्या बना लेंगे NaOH, और NaOH कैसा होता है, बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन होगा आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, इसका जो वो कैसा होगा, बेसिक होगा। कैसा होगा, बेसिक होगा। तो क्या ये बात समझ आई। फटाफट से कॉपी करेंगे। और उसी पेज पे जो हम एनसीईआरटी की बात कर रहे थे, एनसीईआरटी के उसी पेज पे आपको नीचे की तरफ एग्जाम्पल से ऊपर आपको लिखा दिख जाएगा कि उन्होंने बात करी है डाइल्यूट H2SO4 की और कंसंट्रेटेड H2SO4 की, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं डाइल्यूट H2SO4 की, डाइल्यूट H2SO4 की, तो डाइल्यूट का मतलब क्या है, डाइल्यूट का क्या मतलब है कि पानी ज्यादा है। क्या ये बात क्लियर है। डाइल्यूट का क्या मतलब है, पानी ज्यादा है। तो एनोड पर क्या होगा, अगेन वही लिखेंगे, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। एनोड पर कौन जाएंगे, एनायंस। अब एनायन इसमें कौन है, SO4 2 माइनस और पानी। ऐसे कैथोड पर कौन जाएगा, H प्लस, H2SO4 का H प्लस और पानी। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, जल्दी से आप पीछे पेज पलट के देखेंगे और मुझे बताएंगे कि एनोड पर ऑक्सीडेशन किसका होगा। अब मैंने जो ट्रिक में आपको बताई थी वो क्या थी कि एनोड की जब हम बात कर रहे हैं तो पानी है और अदर्स है, और अदर्स से यहाँ पर इसका क्या मतलब है, SO4 2 माइनस हो गया या कोई और एनायन हो गया, उसका अदर्स से मतलब है। अब इन तीनों में से तो कोई प्रेजेंट नहीं है एनायन, पानी है, पानी के बाद अदर्स है, तो अदर्स और पानी में से किसको प्रायोरिटी मिलेगी, पानी को मिलेगी। तो पानी को प्रायोरिटी मिलेगी तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, पानी का होगा, ठीक है। उसके बाद तो पानी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ना कि SO4 2 माइनस का। अब कैथोड पर रिडक्शन किसका होगा, तो ये बात देखने वाली है कि जो H प्लस की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0.00 वोल्ट, और जो H2O की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1.23 वोल्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इन दोनों में से किसकी ज्यादा है, H प्लस की ज्यादा है, और H प्लस की ज्यादा है, इसका क्या मतलब है, अगर H प्लस की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इसमें से H प्लस और H2O में से कौन रिड्यूस होना चाहेगा, H प्लस। और ये बात मैंने आपको वैल्यूज से क्यों समझाई, ये बात मैंने आपको वैल्यूज से इसलिए समझाई क्योंकि यहाँ पर ट्रिक आपकी एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर आपकी ट्रिक नहीं लगेगी। तो एक यही केस है जहां पर आपकी ट्रिक नहीं लग रही है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि अगर कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है H प्लस और H2O में से, तो रिडक्शन आप किसका कराएंगे, H प्लस का। किसका कराएंगे, H प्लस का। अब H प्लस का रिडक्शन कराएंगे और SO4 2 माइनस का कराएंगे, तो लिखेंगे अब SO4 2 माइनस का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसमें किसका ऑक्सीडेशन होगा, पानी का होगा। तो पानी का ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलता है, O2 गैस। क्या आपको ऑक्सीडेशन करके यही मिला, क्या आपको ऑक्सीडेशन करके O2 गैस मिल गई यहाँ पर। अब कैथोड पर क्या होगा,
रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन होगा, H+ का रिडक्शन होगा। क्या रिडक्शन करके आपको क्या मिली, रिडक्शन करके आपको क्या मिल गई, H2 गैस मिल गई। क्या यही है, जल्दी से बताएंगे मुझे, फटाफट से नोट करेंगे। तो अगर मैं नेट सेल रिएक्शन लिखूंगी तो मैं क्या करती हूँ, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करती हूँ, और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके ये वाली जो इक्वेशन है आपकी दूसरी वाली, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2। अब इसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, तो आपकी जो नेट सेल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, जो आपकी नेट सेल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, 2H2O gives O2 plus 2H2। ये आपकी नेट सेल रिएक्शन होगी, और इसमें आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या हुआ, ये हो गया आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या आपको ये समझ आया कि अगर हम डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, डाइल्यूट मतलब पानी, तो हम दोनों जगह पानी लेंगे, उसके बाद अपनी ट्रिक लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैथोड पर इस टाइम पे ट्रिक नहीं लगेगी, तो इसके लिए हमने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज देखी और उससे हमें पता चला कि H+ का ही रिडक्शन होगा, और H+ की रिडक्शन टेंडेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पानी। तो हमने क्या करा, इसका रिडक्शन कर दिया, उसके बाद नेट सेल रिएक्शन लिख दी, इस इक्वेशन को बैलेंस करा, क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो रिएक्शन को बैलेंस किया, और उसके बाद आपने नेट सेल रिएक्शन लिख दी। और इससे आपको पता चल गया कि आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, O2 प्लस H2, ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। तो सब कॉपी करेंगे। अगर आप लोगों का ये कॉपी हो गया हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम देखेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। एनसीईआरटी में जहां पर 1 मोलर NaCl और कंसंट्रेटेड H2SO4 की, जहां डाइल्यूट H2SO4 की बात हुई है, वहां पर ही उन्होंने नीचे एक लाइन में कंसंट्रेटेड H2SO4 का भी दे रखा है। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 के केस में क्या बात होगी, जो एनोड है, हमें ये बात पता है एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पर भी हमें पता है कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पर H2SO4 में से एनाइन कौन है, SO4 2-, और यहाँ केटाइन क्या है, H+। यहाँ पर H2O का केस ही नहीं है, तो जो ऑक्सीडेशन होगा वो SO4 2- का ही होगा, और जो रिडक्शन होगा वो H+ का ही होगा। अब SO4 2- का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, SO4 2- गिव्स H2O8 2-। आपको ये बात याद रखनी है, जो SO4 2- है, जब आप SO4 2- को मतलब कि सल्फेट आयन को ऑक्सीडाइज करते हो, तो आपको वहां से क्या मिलता है, पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन, पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन, ये आपको मिलता है। तो पहले ये नोट करेंगे, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएंगे, इसको मैं अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी आपको मैं बताऊंगी कि बेसिकली SO4 2- से H2O8 2- जो बना है, इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, सल्फर का हुआ है या ऑक्सीजन का हुआ है। ये आंसर आप लोग मुझे देंगे कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, सल्फर का या फिर ऑक्सीजन का। फटाफट से देखेंगे और मुझे बताएंगे। क्या सबको ये बात पता चली कि यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन का या फिर सल्फर का। चलो, इतना आप सोचते हैं, इतने में कैथोड पर H+ का रिडक्शन कर देती हूँ। क्या यही मिलेगा कैथोड पर H+ का रिडक्शन करके। अगर हम इसकी नेट सेल रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, नेट सेल रिएक्शन इसकी क्या होगी, 2H+
plus 2SO4 2 minus gives H2O8 2 minus plus H2। ठीक है, और यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जल्दी से बताएंगे। तो एनोड पर जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपको मिला वो क्या मिला, H2O8 2 माइनस, या यहाँ पर आप O2 भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीजन का हुआ है, ना कि सल्फर का। जब आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पर भी आपको +6 मिलेगी और यहाँ पर भी आपको +6 मिलेगी। और कैथोड पर किसका रिडक्शन हुआ है, H+ का हुआ है, तो कैथोड पर आपको क्या मिलेगी, H2 गैस मिलेगी। अब क्वेश्चन ये होगा कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इस बात का भी आंसर है मेरे पास, समझेंगे इसको। पहले आप नोट करेंगे उसके बाद समझेंगे, पहले नोट करें फटाफट से। अगर नोट हो गया हो तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आप एक बात देखेंगे, ये तो है सल्फेट आयन, ये तो क्या है सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ ऐसा। और ये है H2O8 2 माइनस, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये तो है सल्फेट आयन और ये क्या है परऑक्सो डाई सल्फेट आयन। ठीक है, अब यहां पर जितने भी एटम्स हैं, ऑल ऑक्सीजन एटम आर इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं, टोटल 8 ऑक्सीजन एटम हैं, उसमें से 6 जो हैं वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं और जो 2 हैं वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं। तो -2 से जब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -1 पहुंच जाए तो हम कह सकते हैं कि क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो पर ऑक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है वो क्या है, -1 का चार्ज। तो क्या ये बात समझ आई। तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि SO4 2 माइनस से SO4 2 माइनस से जब H2O8 2 माइनस में आप गए हैं, H2O8 2 माइनस में गए हैं, तो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, लिख लो, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। तो क्या सबको समझ आया, फटाफट से ये भी नोट करेंगे। ये बस मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाया जिसके अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि SO4 2 माइनस से तो H2O8 माइनस हो गया, पर मैम ने तो ये रटवा दिया, समझाया तो है ही नहीं। तो समझाने का यही है कि यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन का। और वो आपको कैसे पता चला, जब आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करे, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स देखे, उस पर चार्ज कैलकुलेट करा, तो आपको पता चला कि यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन का हुआ है। फटाफट से कॉपी करेंगे। अगर आप सबका ये कॉपी हो गया हो तो क्या अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देख लें। तो अब अगर आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज देखेंगे, बैक एक्सरसाइज में सबसे लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वहां पर सबसे पहला एक क्वेश्चन क्या दे रखा होगा आपको, एक्वस AgNO3, किसका आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है, एक्वस AgNO3 का। तो अगेन हम वही करेंगे, एनोड वाली बात और कैथोड वाली बात। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर क्या आते हैं, एनायंस आते हैं। एनायन क्या होगा इसमें, NO3 माइनस और H2O, क्योंकि एक्वस है, एक्वस का मतलब पानी,
और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है तो किसका होगा, Ag प्लस का होगा, और यहाँ पर साथ में क्या होगा, पानी। तो क्या इतनी बात समझ आई? अब हमें ये देखना है, इसमें अगेन हमें यही बात देखनी है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। अब NO3 माइनस और H2O में से आप किसको प्रायोरिटी देंगे? अब ये बात भी हमें कहाँ से पता चलेगी, पीछे वहां पर हमने क्या पढ़ा था, वहां पर क्या था, वहां पर क्या क्या थी, Cl माइनस I माइनस Br माइनस Cl माइनस H2O और अदर्स। हमने पीछे स्लाइड से हमें पता चला था अदर्स में SO4 2 माइनस आता है और हम कह सकते हैं NO3 माइनस भी आता है अदर्स में। तो यहाँ पर इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी है, पानी की। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर किसका होगा, पानी का होगा, ना कि NO3 माइनस का। तो क्या ये बात समझ आई कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, पानी का होगा, क्योंकि ये जो इसमें प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें से पानी और अदर्स में से कौन जीत रहा है, पानी जीत रहा है। अदर्स में कौन आ रहा है, SO4 2 माइनस और NO3 माइनस, तो कौन जीत रहा है, पानी जीत रहा है। अब हमें ये तो समझ आ गया। अब ऑक्सीडेशन तो पता चल गया पानी का होगा, और रिडक्शन किसका होगा, Ag प्लस का होगा या H2O का होगा। इसमें भी हमने पढ़ा था, सबसे पहले क्या आ रहा था, अदर्स, फिर क्या आ रहा था, H2O, फिर क्या आ रहा था, ग्रुप 1 2 और 13th वाला। तो अब जो Ag प्लस है वो ग्रुप 1 2 या 13 में आता है, नहीं आता। अब अदर्स में ही आता होगा Ag प्लस, फिर Ag प्लस किस में आएगा, अदर्स में आएगा। तो कैथोड पर रिडक्शन किसका होगा, Ag प्लस का, ना कि पानी का। क्या ये वाली बात भी समझ आ गई? अब ये वाली बात समझ आ गई हो तो क्या अब हम लिख सकते हैं हाफ सेल रिएक्शन पानी की। तो पानी की अगर आप हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या मिलेगा, एनोड पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा, ये इक्वेशन बनेगी पानी का ऑक्सीडाइज करके। कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है तो Ag प्लस का करेंगे रिडक्शन, तो 4Ag प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4Ag। और यहाँ पर मैंने सब जगह 4 की मल्टीप्लाई क्यों करी, जिससे कि मुझे बाद में मल्टीप्लिकेशन ना करनी पड़े और मैं नेट सेल रिएक्शन यहाँ से डायरेक्टली लिख दूं। तो मेरी नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, 2H2O प्लस 4Ag प्लस 4Ag प्लस गिव्स O2 प्लस 4Ag प्लस 4H प्लस। क्या यही मिलेगी, क्या यही मेरी नेट सेल रिएक्शन आ गई, क्या मेरी यही होगी नेट सेल रिएक्शन, NCR। क्या मैं NCR बोल दूं नेट सेल रिएक्शन को, यही होगी मेरी नेट सेल रिएक्शन। और इसमें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कौन होंगे, ये होंगे। तो क्या हम ये भी इसमें बता सकते हैं कि जब हमने AgNO3 का एक्वस AgNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस किया उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन बचा वो कैसा होगा, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बच रहा है 4H प्लस। तो ये कैसा होगा हमारा सॉल्यूशन, एसिडिक होगा। ये बात भी पता चल गई। और ये हमारे क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कौन, O2 गैस और Ag। अगर आपसे अलग पूछ लिया जाए कि कैथोड पर क्या बनेगा तो हम बताएंगे सिल्वर बनेगा Ag, और अगर ये पूछ लिया जाए एनोड पर क्या बनेगा तो हम बताएंगे O2 गैस बनेगी। तो क्या ये बात समझ आ गई? फटाफट से कॉपी करेंगे। जो एनसीईआरटी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, उस लास्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, 4 में से 2 मैं आपको करा देती हूँ और 2 आप खुद से ट्राई करेंगे, और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। AgNO3 विद, अब यहाँ पर क्या है, वो पीछे था AgNO3 विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, मतलब कि Ag इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होगी वो किसकी बनी हुई होगी, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड होगी वो किसकी बनी हुई होगी, और ये एक्वस ही है। अब AgNO3
जो वहां पर इलेक्ट्रोड होगी वो किसकी बनी हुई होगी, सिल्वर की बनी हुई होगी। तो अगेन इसमें भी हमें यही करना है, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। एनोड पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर कौन कौन, एनोड पर एनाइंस जाते हैं, एनाइंस में कौन कौन होगा, NO3 माइनस होगा, और क्या होगा। अब इलेक्ट्रोड किसकी है, Ag की, एनोड की इलेक्ट्रोड भी Ag की है, कैथोड की इलेक्ट्रोड भी Ag की, तो यहाँ पर हम Ag भी लिखेंगे, प्लस एक्वस है तो पानी भी आएगा। अब कैथोड पर क्या जाएंगे, केटाइंस जाएंगे, तो केटाइन में क्या होगा, एक तो Ag प्लस होगा, एक इलेक्ट्रोड का Ag होगा, और क्या होगा, पानी होगा। तो क्या यही होगा, फटाफट से देखेंगे, जल्दी बताएंगे मुझे। अब इसमें एनोड पर हमने क्या पढ़ा था कि जब, आपको पहले मैं वो पॉइंट पढ़वा देती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इफ एनोड इज मेड ऑफ अ रिएक्टिव मेटल, अब जो एक्वस सॉल्यूशन है वो किसका है, AgNO3 का, और इलेक्ट्रोड किसकी बनी हुई है, मेटल की, Ag की, मतलब कि एनोड की इलेक्ट्रोड भी मेटल की है और कैथोड की इलेक्ट्रोड भी मेटल की है। तो इफ एनोड इज मेड ऑफ अ रिएक्टिव मेटल, अब एनोड किसकी बनी हुई है, हमारी रिएक्टिव मेटल, और रिएक्टिव मेटल कौन सा है, सिल्वर मेटल। देन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे क्या होगा, दैट मेटल इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज, मतलब वही मेटल एनोड पर ऑक्सीडाइज होगा, नॉट द आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन, ना कि वो आयंस जो कि हमें सॉल्यूशन से मिले हैं। तो क्या ये बात समझ आई, ये मैंने पॉइंट क्या लिखवाया था। अगर ये बात समझ आ गई तो आप मुझे बता सकते हैं कि अब एनोड पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, Ag का ही होगा, ठीक है। तो Ag का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या लिखेंगे, Ag से हमें Ag प्लस मिल जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कैथोड पर रिडक्शन किसका होगा, कैथोड पर रिडक्शन किसका होगा, हमने ट्रिक पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, अदर्स H2O और ग्रुप 1, 2 और 13। अब 1, 2, 13 में तो Ag नहीं आता, ना ही पानी आता, तो ये तो हट गया। अब पानी और Ag में से, Ag प्लस में से किसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन Ag का तो होगा नहीं, रिडक्शन किसका होगा, इसको तो पहले ही काट दो, रिडक्शन किसका होगा, Ag प्लस और पानी में से। अदर्स में आपका कौन आ रहा है, Ag प्लस, तो Ag प्लस और पानी में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, Ag प्लस, और पानी में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, Ag प्लस की, तो रिडक्शन किसका होगा, Ag प्लस का होगा। तो क्या ये बात समझ आ गई अब Ag प्लस का रिडक्शन होगा, तो यहां से क्या मिलेगी हमें, Ag प्लस से Ag, Ag प्लस का रिडक्शन होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि आपको एनोड की ऑक्सीडेशन पे भी Ag प्लस मिला और कैथोड के रिडक्शन पर भी Ag मिला, तो क्या आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, अगर आप दोनों की रिएक्शन को लिखेंगे, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, ये Ag किसका है, Ag प्लस से Ag प्लस के इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया, तो ये Ag सॉलिड से Ag सॉलिड मिला। अब जो Ag सॉलिड से Ag सॉलिड मिला, तो ये वाला Ag किसका है, ये है एनोड का Ag, और ये क्या है, कैथोड का Ag, ठीक है। तो क्या ये समझ आई सबको, क्या इसमें हमें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस Ag ही मिला, सिल्वर ही मिला, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया, क्या अब आप लोगों को ट्रिक समझ आ गई है, क्या मैं ट्रिक एक बार और बताऊं, क्या ट्रिक एक बार और रिवाइज करने की जरूरत है या नहीं।
जल्दी से बताएंगे। ट्रिक में क्या है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो कैथोड पर अब हम कौन जाएगा, केटाइंस जाएंगे। तो केटाइंस में इन सब में से किसका रिडक्शन होगा, ये ट्रिक बताएगी। ठीक है। एनोड पर कौन जाएंगे, एनायंस जाएंगे। एनायंस का ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन किस एनायन का होगा, ये ट्रिक बताएगी। अगर आपका जो इलेक्ट्रोड है वो मेटल का है और रिएक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोड है, तो आपको ये वाली ट्रिक लगानी है कि जो एनोड है, एनोड पर उसी मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जो सॉल्यूशन के अंदर अदर आयंस प्रेजेंट है उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्या ये बात भी समझ आ गई आपको? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पानी का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, पानी का ऑक्सीडेशन पे O2 गैस मिलती है और एन फैक्टर 2 होता है। कैथोड की रिडक्शन पे, पानी के रिडक्शन पे H2 गैस मिलती है और एन फैक्टर 1 होता है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। तो अब अपना आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, बट आपको जाने से पहले मैं एक बार और रिमाइंड करा दूं, एनसीईआरटी बुक खोलनी है। एनसीईआरटी बुक में वहां पर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नाम से एक टॉपिक। उस टॉपिक में आपको 3 दे रखे थे, डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 और 1 मोलर NaCl, एक्वस NaCl। वो 3 मैंने आपको लेक्चर में ही कवर करा दिए। उसके बाद बैक एक्सरसाइज में सबसे लास्ट क्वेश्चन ये ही है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का ही है। तो वहां पर एक AgNO3 वाला था, एक्वस AgNO3, वो मैंने करा दिया है। एक उसमें है AgNO3, एक्वस AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, वो भी मैंने आपको करा दिया है। बाकी के 2 पार्ट्स मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, वो सब करेंगे और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप और विद यू।